बच्चों, इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। हम क्लास 6 की पढ़ रहे हैं मैथ। ओके, उसके बाद 7 की पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ और प्रश्नावली 2.3। ओके, और पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूपण पढ़ेंगे, हम प्रतिरूप करना उसका, ठीक है। और आपको बता दूं, मैंने पहले वीडियो में 2.1 बताई, 2.2 बताई, अब बात आती है 2.3 की। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं उसके बारे में हमने, पूर्ण संख्या का गुणधर्म सारे हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या का प्रतिरूप। प्रतिरूप ये बहुत सिंपल प्रश्नावली है, यानी इतना आप आगे काम आने वाली चीज नहीं है, बट नॉलेज जरूरी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। सारे पूर्ण संख्या के बारे में बात होगी। तो मान लो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। ओके, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या जीरो से, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा। तो एक पॉइंट से कुछ बनेगा क्या? आप सोचो, एक पॉइंट से कुछ नहीं बनता, एक पॉइंट से एक पॉइंट बनता। दो पॉइंट से एक रेखा बन सकती है, दो पॉइंट को मिलाते हैं तो एक रेखा बन सकती है, ठीक है। तीन पॉइंट को मिलेंगे तो भी एक रेखा बन सकती है, बन सकती है। बट तीन पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया जाए तो एक त्रिभुज भी बन सकता है, बन सकता है ना। यदि तीन यहाँ पर 10 लिख देते हैं, 10 पॉइंट गिनले तो एक रेखा बनती है। यानी पॉइंट को सीध एक साथ सीधे क्रम में लिखते हैं, यानी एक पंक्ति के रूप में लिखते हैं तो एक रेखा बनती है। ओके, यदि इस पॉइंट को थोड़ा सा मतलब चेंजिंग किया जाए तो एक त्रिभुज भी बन सकता है। तीन पॉइंट से एक त्रिभुज बन सकता है। दो पॉइंट से ना त्रिभुज बनेगा, ओनली एक रेखा ही बनेगी। ओके, दो पॉइंट से कुछ नहीं बनेगा, एक रेखा बनेगी। एक पॉइंट से तो एक पॉइंट ही रहेगा। तीन पॉइंट से त्रिभुज बन सकता है, रेखा भी बन सकती है, और वर्ग नहीं बनेगा, आयत नहीं बनेगा। वर्ग और आयत क्या होता है? वर्ग होती है जो, वर्ग समझ सकते हो, जिसकी चारों भुजा समान हो लंबाई। आयत क्या होते हैं? जिसकी चारों भुजा समान नहीं हो, आमने सामने की भुजा समान हो, उसे कहते हैं आयत। तो यहां पर देखो, अब हमने 4 पॉइंट लिए, तो हमारे एक चारों पॉइंट को सीध में रखेंगे तो एक रेखा बनती है। बट चारों पॉइंट को हमें दो पंक्ति और दो स्तंभ के रूप में रखते हैं तो यहां पर एक आयत में एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, जिसकी क्या एक वर्ग बन जाता है, बन गया। और यदि चारों पॉइंट को एक सीध में रखते हैं तो एक रेखा भी बन सकती है, ये भी एक इसका रूप हो सकता है। बट अब हमने 4 पॉइंट लगे, अब हमने 5 पॉइंट लगाते हैं तो 5 पॉइंट से रेखा भी बन सकती है और एक आयत नहीं बन पाएगा। वर्ग इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और ना ही कोई आयत बनेगा, एक अलग प्रकार का त्रिभुज भी नहीं बन पाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें से कुछ नहीं बन पाएगा। ओके, तो 5 पॉइंट से कुछ नहीं बन पाएगा, एक रेखा ही बन पाएगी। ओके, 6 पॉइंट की बात करते हैं तो एक, यदि इसको सीध में रखे तो एक रेखा तो बनती है। बट यदि इसको दो पंक्ति और तीन स्तंभ के रूप में इसको अर्जित किया जाए तो एक आयत भी बन सकता है, बन सकता है ना। यस, कैसे भी लिखो, एक आयत जरूर बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 पॉइंट से, ये 4 पॉइंट और एक 9 पॉइंट रखते हैं, जैसे कि 9 पॉइंट से क्या बनेगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8, 9। इससे क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। तो 4, 9 आगे ऐसे बने, जैसे कि 4 इंटू 4, जैसे कि 2 इंटू 2 क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा पॉइंट से। 3 इंटू 3 से भी वर्ग बनेगा। 4 इंटू 4 16 पॉइंट से भी एक वर्ग बनता है ना। इस प्रकार से हम पॉइंट से वर्ग बना सकते हैं। ये तो आपको हिंट दिया गया। और यहां से 4, 9, 16 यहां से वर्ग बनते हैं। अब आप देखोगे त्रिभुज कैसे बनता है। 3 पॉइंट से त्रिभुज, 9 पॉइंट से भी त्रिभुज बनता है। जैसे कि 9 पॉइंट कहां से? ये रहा, तो इससे भी एक त्रिभुज बना सकते हैं इस टाइप से। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पहले मैंने एक त्रिभुज बना लेता हूं। यहां 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 4, 4, 8, एक 9 पॉइंट। समझ में आ गया? यहां पर आप समझ सकते हो, ये 9 पॉइंटों से यहां पर इस टाइप से आप अर्जित कीजिए यहां पर, तो एक प्रकार का आप त्रिभुज बना सकते हो। तो हम कह सकते हैं 3 पॉइंट से भी त्रिभुज बन सकता है, 9 पॉइंट से बन सकता है, 12 पॉइंट से भी त्रिभुज बन सकता है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। यह तो होता है पूर्ण संख्या का एक प्रतिरूपण। इस टाइप से हम
सजा सकते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, मुझे लगता है आपने पहली क्लास में मतलब पहली वाली क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा। ओके, इसका तो इतना ही काम है। आई होप इसको मैं साफ कर लेता। अब बच्चों हम सिंपली हम जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर की टाइप, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे आपको आसानी से हम सोल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित किया जा सकता है। एक पॉइंट है कि किससे शून्य बनाए जा सकते हैं। हमने 1 + 0 किया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 0 × 0, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 0/2, और डी में दिया गया है 10 - 10/2। तो यहां से बता रहे हैं इन चारों में से किन किन का 0 आंसर आएगा। तो हम चेक करते हैं। 1 + 1, 1 + 0 1 होगा, इसे 0 निरूपित नहीं किया जा सकता। 0 × 0 आपको पता है 0 होता है। 0 में किसी का भाग दिया जाए, 0 है उसमें 0 का किसी का भाग दिया तो वो भी एक 0 बनेगा। और 10 में से 10 निकले, पीछे कह रहा 0, 0 का भाग 0 में, तो ये सेम कंडीशन हो गई, ये भी 0। तो हम कह सकते हैं कि ए से 0 निरूपित नहीं किया जा सकता, बी, सी और डी से 0 निरूपित किया जा सकता है। यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 हो, जैसे कि दो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 अनंत तक जाती है। दो पूर्ण संख्या का मतलब गुणनफल 0 हो, जैसे कि पूर्ण 0 कब हो सकता है, दो पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे कि एक हमने 0 लिया, उसका हमने गुणा किया 1 से तो भी 0 प्राप्त हुआ। ऐसे भी करोगे तो भी 0 प्राप्त होगा। दो पूर्ण संख्या 0 × 0 तो भी 0 प्राप्त होगा। यहां पर कोई भी पूर्ण संख्या मान लो 7, 8, 9, 10, 11 जो भी 0 से गुणा करोगे तो भी 0 होगा। बट दो पूर्ण संख्या जिसमें एक 0 भी नहीं हो तो यहां पर कुछ संख्या प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर पूछ रहा है यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 हो, इस टाइप से दो पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो हम क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। यस, कम से कम एक शून्य होना जरूरी है, या दोनों हो तो भी 0 आ सकता है, एक शून्य तो 0 आ सकता है। यदि दोनों शून्य ना हो, यानी कि 7 × 7 हो, यानी कम से कम एक शून्य होना जरूरी है, जिससे 0 आएगा। आपको पता है किसी भी संख्या के साथ 0 से मल्टीप्लाई करो या भाग करो तो 0 आंसर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं या तो दोनों 0 हो या एक 0, तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, इसमें इतना ही बताया गया है, पुष्टि करो, सिंपल है, आप कर सकते हो। अब एक सेम क्वेश्चन इस टाइप का वापस एक नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आ रहा है। इसमें क्या बता रहा है, यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल, दो पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है, एक हो, जैसे कि एक कैसे हो सकता है, 1 × 1 एक हो सकती है। और तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए। यस, तो हम कह सकते हैं यदि हमने यहां पर 0 लिया तो आंसर 0 आएगा। यहां पर 7 × 1 किया तो 7 आता है। तो हम कह सकते हैं एक लाने के लिए कम से कम दोनों हमें क्या होना मिलना चाहिए, एक होना चाहिए, कम से कम एक तो होना जरूरी है। 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 7 होगा तो 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होता है, एक कंडीशन केवल एक में ही अप्लाई होगी। एक तभी आएगा जब 1 × 1 होगा, तो तभी आएगा एक। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होना चाहिए। यस, हम कहेंगे कि दोनों ही एक होने जरूरी है, अन्यथा आंसर आएगा नहीं। यदि हमने यहाँ पर 0 रख लिया तो 0 आंसर आएगा, एक आएगा नहीं। हमने कोई भी लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, अन्यथा कुछ भी लिख लिया तो एक आंसर आएगा नहीं। 1 × 1 तभी आंसर एक आएगा। ओके, तो ये में इससे कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि मतलब उसको सरल रूप से थोड़ा बिखेरना है, मतलब उसको कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि × 101। वितरण विधि का मतलब होता है आसानी से उसको कुछ अलग करना, वितरण करना। वितरण यानी
बांटना है उसमें से, यानी इसमें से आसानी से कौन बन सकता है, तो हम कह सकते हैं 700 प्लस 28 करते हैं तो वो वितरण हो सकता है। बट 100 प्लस, जिसमें क्या हो, मैंने कहा पीछे जीरो होने चाहिए, कोई भी संख्या होती है ना उसमें पीछे जीरो होने चाहिए, जिससे आसानी से तो मल्टीप्लाई होता है। हमने 2.2 में हमने बताया था कि किसी भी संख्या को गुणा करना सरल, तो लास्ट में आपको जीरो लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पर देखो आप, तो देखो 728 इंटू, हमको 100 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, हमने इसका वितरण किया, क्योंकि हमारे पास 2 जीरो लेके आना है, या 1 या 2, कोशिश हो तो 2 जीरो लेके आओ। ये संख्या मतलब 3 अंक की होती है तो 2 जीरो लाने की कोशिश करो, यदि 2 अंकों की संख्या होती है तो 1 जीरो लाने की कोशिश करो, यदि 4 संख्या मतलब जीरो कोशिश करो, यदि हो पाए तो आसानी से। तो हम कह सकते हैं इनमें से ज्यादा इसमें आसानी होगी हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमने इसका वितरण किया। हमने एक प्रसारित रूप भी पढ़ा था आपको, हमने 1.2.1 में 1.1 में हमने कुछ पढ़ा था, आपको वापस देखना, ये हमने किस प्रकार से लिखते हैं सारा हमने बता रखा है, इसको किस टाइप से लिखते हैं। ओके, तो हम देखो एक बार, अब इसको सरल करने के लिए क्या होता है, हम इसको अलग अलग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। हमने प्रश्नावली यदि आप शुरुआत से पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। तो हम 728 इंटू 100 लिख सकते हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई 728 मल्टीप्लाई यस। अब उसके बाद ये यहां पर कंप्लीट हो गया, अब पीछे क्या रहा, एक से पहले क्या है, प्लस है, तो हमने यहां पर प्लस लगाना है। ओके, अब वापस 728 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितने लगेंगे, तो हम लिखेंगे 728। अब इसको सरल कर दो। अब सरल करते हैं तो आपको पता है 100 या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो आपको सिंपली जहां से मल्टीप्लाई होता है ना, ये 2 जीरो यहां पर लगा दो, सिंपल 728, यहां पर कितने जीरो है, आगे 1 है, उसके पीछे कितने 2 जीरो, तो सिंपली 2 जीरो यहां पर आप लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 728। अब देखो इनको जोड़ लो और सिंपल हो जाएगा। तो हम तो बच्चों वापस आ गए। देखो यहां पर, देखो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित का प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब इसका हम किसी, यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 5 क्वेश्चन नंबर है। ओके, यहां पर देखो आप 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9 हो रहा है। ओके, यहां पर सेम इसी टाइप से यहां पर 9 8 9 8 7 9 8 6, तो यहां पर ये पूछ रहा है कि यहां पर किसी संख्या को चेंज कर सकते हैं, उसकी संख्या जगह दूसरी संख्या को रिप्लेस कर सकते हैं क्या। यहां पर आपको सोचना है और कुछ नहीं करना कि भाई इस संख्या को हटाकर रिप्लेस कर सकते हैं क्या, दूसरे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम कितना है 12 है, 12 को इस टाइप से नहीं लिख सकते क्या, 1 प्लस 11 इस टाइप से नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो 1 भी रह जाएगा, इस टाइप से हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। आप सोचो एक बार, तो आप कहोगे यहां पर देखो ये सेम है, यहां पर ये सेम चल रहा है, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं पाएंगे। ओके, तो यहां पर इसको तो चेंज कर नहीं पाएंगे, तो यहां पर देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 इस टाइप से नहीं लिख सकते क्या, इसका प्रतिरूप ऐसा नहीं लिख सकते क्या। 123 को यहां पर 1 प्लस 11 प्लस 111, तो 123 हो रहा है, तो इसका प्रतिरूप हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। इसी टाइप से ऐसा चलते रहेगा, तो हम कह सकते हैं इसका प्रतिरूप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप क्या होगा, यहां पर भी प्रतिरूप नहीं लिख सकते क्या, 1 प्लस 1 2 हो रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी हो सकता है, बट ये इस टाइप से हम इन संख्या का प्रतिरूप हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और सिंपल ये इतना दिमाग लगाना नहीं है, यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। ओके, तो आई होप 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, और तो इतने क्वेश्चन है, तो ये प्रश्नावली होती है कंप्लीट। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आप पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। ओके, तो मेन क्या होगी, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, और दूसरा पॉइंट होगा आपका सिंपली कि पूर्ण संख्या के गुण धर्म याद रखने होंगे, ताकि आपको 10वीं क्लास 11th 12th में समझ में आपको वेरी इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन। ओके, तो और इसमें कुछ है नहीं, प्रतिरूपण का हम कह सकते हैं आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, इसमें
इतना ही था, और ये तो इतना दिमाग लगाने की कोई बात नहीं, आगे काम आने वाली चीज मुझे लगती नहीं है, लेकिन नॉलेज होना जरूरी होता है। ओके, तो वीडियो मतलब 2.3 कंप्लीट हो गई, यानी कि दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर मतलब प्रश्नावली तीसरी कंप्लीट। ओके, तो 3.1 पढ़ेंगे, ओके आगे करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मुझे लगता है प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 क्लियर हो जानी चाहिए। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी बच्चों, तो जरूर देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, हमें पूछिए, आपके साथ हमें ना किसकी टेंशन। ओके, तो यदि आप चाहते हो मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो भी कमेंट कर सकते हो, या हिंदी में चाहते हो, या किस भाषा में आप पढ़ना चाहते हो ये भी कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों।